नमस्कार। स्वागत है आपका मॉडर्न हिस्ट्री के 47th लेक्चर में। ये 47वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे गोलमेज सम्मेलन को। तीनों गोलमेज सम्मेलन को विस्तार से इस लेक्चर में हम बहस करेंगे, डिस्कस करेंगे और जितने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन पॉइंट्स को आप तक लाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, एक बार उस चीज को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। हमने कर लें थोड़ी सी, तो गांधी इरविन पैक्ट में हमने डिस्कस किया था कि लॉर्ड इरविन ने, वायसराय इरविन ने गांधी को आमंत्रित किया था पैक्ट के लिए और वो आमंत्रण जो था, वो जो समझौता हुआ था दोनों के बीच, सबसे बड़ा रोल प्ले किया था तेज बहादुर सप्रू जी ने और डॉक्टर जयकर ने। इन दोनों का दबाव था दोनों ही तरफ, गांधी जी पे भी और इरविन पे, और उसके कारण से ही गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ। एक बात और क्लियर मैं कर दूं, गांधी इरविन समझौता जो है यही हुआ था, दिल्ली विश्वविद्यालय का जो बॉयज चांसलर का बिल्डिंग है उसी बिल्डिंग में हुआ था यह समझौता, क्योंकि वायसराय का घर यही हुआ करता था। इस गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो कभी यदि दिल्ली पैक्ट के बारे में पूछे आपसे तो गांधी इरविन समझौता ही समझिएगा उसको। 5 मार्च 1931 को यह दिल्ली समझौता हुआ और वर्तमान दिल्ली विश्वविद्यालय का जो वाइस चांसलर का बिल्डिंग है उसी बिल्डिंग में गांधी जी इनसे मिलने आए थे। साथ में सर तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर जयकर भी थे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गांधी इरविन समझौता से कि इस समझौते के दौरान जो तय हुआ था दोनों के बीच, गांधी जी और इरविन के बीच, यही समझौता हुआ था कि गांधी जी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे हैं उसको स्थगित कर देंगे। बदले में इरविन के सामने भी गांधी जी ने कई शर्तों को रखा था, जिन शर्तों में राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की शर्त सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी और भी कई शर्त थे। जैसे इनका गांधी इरविन समझौते का जो सबसे इंपॉर्टेंट शर्त माना जाता है वो शर्त था कि गांधी जी ने इरविन से यह तय करवाया कि जो भी आंदोलन के दौरान पकड़े गए हैं या जिनकी संपत्तियां जब्त की गई हैं वो संपत्ति लौटाएंगे और जो भी अभियोग चलाया जा रहा है आंदोलनकारियों पर वो सारे अभियोग वापस लिए जाएं और जो भी अफीम, शराब या नशीली वस्तुओं के विक्रय का केंद्र है वहां पर जो वॉलंटियर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो शांतिपूर्ण ढंग से समझौता कर पाए। ये सारी बातें हुई थी। हालांकि गांधी इरविन पैक्ट की आलोचना भी होती है इस बात को लेकर के कि इसमें गांधी जी को रिक्वेस्ट करना चाहिए था भगत सिंह, राजगुरु और बाकी जो दूसरे क्रांतिकारी थे उनके फांसी की सजा को माफ करने के लिए, लेकिन गांधी जी ने एक अपना स्टेटमेंट दे दिया था कि मैं अपने गांधीवाद यानी अपना जो सिद्धांत है उसके साथ समझौता नहीं कर सकता, जिसके कारण घोर आलोचना हुई थी गांधी जी की। और जब गांधी जी 1931 में कराची में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के लिए जा रहे थे तो रास्ते भर गांधी जी को जो लोग थे, युवा नेता थे, उन्होंने विरोध किया गांधी जी को, काले झंडे दिखाए, काली मतलब पट्टी बांधकर उनका विरोध किया। ये सारी बातें चर्चा का बहुत ही केंद्र है, विषय है। गांधी जी की आलोचना होती रही है इस बात को लेकर, पिछले क्लास में भी हमने डिटेल में चर्चा की थी। आज की क्लास टोटली फोकस्ड है गांधी इरविन समझौते पर, सॉरी गांधी इरविन समझौते के बाद वाले टॉपिक पर, और बाद का टॉपिक है हमारा वो है गोलमेज सम्मेलन, तीनों के तीनों, पहला, दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन। अब देखिए, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 सितंबर 1930 से 29 जनवरी 1931 तक, और पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, ना ही कांग्रेस ने भाग लिया था, क्योंकि पहला गोलमेज सम्मेलन जिस समय आयोजित हुआ था उस सम्मेलन के दौरान गांधी और कांग्रेस दोनों ही बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे थे, योगदान दे रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अब एक एक करके जो फैक्ट है इन तीनों गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का,
पहला है 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी, कहीं कहीं 29 जनवरी लिखा है, 29 जनवरी लिखा है, कहीं 19 जनवरी लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना। तारीखें, इतिहास में तारीखों का उल्टा पुल्टा होना ये सिंपल सी बात है, होता रहता है ऐसा, ठीक है। ये सम्मेलन कहां हुआ था? तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। और लंदन के इस सेंट जेम्स पैलेस में तीनों सम्मेलनों में प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड थे जो उपस्थित रहे। तीनों सम्मेलन में एक और व्यक्ति उपस्थित रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और तीनों ही सम्मेलन में एक और व्यक्ति उपस्थित थे, वो थे बीकानेर के एक रियासतदार जिनका नाम था गंगा सिंह। तो कई लोगों को सिर्फ तीनों सम्मेलनों में उपस्थित होने वाले भारतीय के रूप में याद रह जाता है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन आपको याद रखना है कि भीमराव अंबेडकर के अलावा भी जो तीनों सम्मेलनों में उपस्थित रहे वो थे गंगा सिंह, जो बीकानेर महाराज थे। तो बीकानेर महाराज गंगा सिंह और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर तीनों सम्मेलनों में मौजूद रहे। अब पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में यह आता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे यह पूछ सकती है कि बताओ प्यारे, ये जो सम्मेलन हुआ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इस सम्मेलन की सिफारिश किसने की थी? यानी किसके कारण यह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया? अब आपके मन में आंसर आ रहा होगा कि कहां से यह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कॉन्सेप्ट आया, कहां से? यह आया साइमन कमीशन से। साइमन कमीशन ने ही सिफारिश की थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, गोलमेज सम्मेलन की, एक बार विचार करने की। उन्हीं के सिफारिशों पर विचार करके आने वाले समय में भारतीय शासन व्यवस्था में क्या परिवर्तन किए जाएं और किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ विस्तार किए जाएं, इस पर चर्चा होना था। और गोलमेज सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं सम्मेलनों से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डोमिनियन स्टेट को देने का घोषणा किया। यहीं से वो सांप्रदायिक पंचायत जो आया, सेपरेट इलेक्टोरेट वाला कॉन्सेप्ट आया, काफी कुछ बदला इन तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से। कांग्रेस ने सिर्फ एक में भाग लिया और वो एक कौन सा था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। बाकी दो जो गोलमेज सम्मेलन हुए, प्रथम और द्वितीय, उसमें कांग्रेस भाग ही नहीं ली। तो याद रखना है कि प्रथम और तृतीय में कांग्रेस भाग नहीं ली। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ भाग लिया तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था और 2 दिसंबर 1931 तक चलता रहा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालने के पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन बताऊंगा। कभी यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ये पूछ दे कि गांधी और इरविन को दो महान महात्मा की संज्ञा किसने दी थी? गांधी और इरविन पैक्ट में ही तय हुआ था कि गांधी जी आने वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। ये उस पैक्ट का शर्त था, ठीक है। उस पैक्ट में महात्मा गांधी ने स्वीकार किया था कि वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये इरविन के साथ ही समझौते में तय हुआ था। यदि इरविन के समझौते में यह तय नहीं हुआ होता तो कांग्रेस किसी भी सम्मेलन में भाग नहीं लेती। तो कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग क्यों लिया? क्योंकि गांधी इरविन समझौते की शर्तों में इरविन की तरफ से एक शर्त रखा गया था कि चलो फर्स्ट में तो आप लोगों ने भाग नहीं लिया, लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप भाग लो। सवाल एक और है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियंस को पार्टिसिपेट करवाने का क्या कारण था? ब्रिटिश क्यों इंडियन लीडर्स को, कांग्रेस को और अदर जो भी इंटरेस्टेड इंडियंस थे उनको मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इनवाइट कर रहे थे? कई लोगों ने बाहर से भी, आउट ऑफ द कांग्रेस भी कई लोग शामिल हुए थे। मदन मोहन मालवीय भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। महिलाओं का नेतृत्व करने के लिए सरोजिनी नायडू भी
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई थी। इसके अलावा एनी बेसेंट भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। तो कई भारतीय दिग्गज जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, भीमराव अंबेडकर तो तीनों में थे ही, बीकानेर महाराज गंगा सिंह तीनों में थे ही। द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी शामिल हुए थे और सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। जो मदन मोहन मालवीय जी थे वो जो शामिल हुए थे वो कांग्रेस की तरफ से शामिल नहीं हुए थे, वो अलग एक संगठन की तरफ से शामिल हुए थे, मैं बताऊंगा। घनश्याम दास बिरला भी फिक्की की तरफ से शामिल हुए थे। तो एक एक करके तीनों सम्मेलनों में कौन कौन से भारतीय किनके प्रतिनिधि के रूप में ग्राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, इसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। साथ में मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि कई सारे फैक्ट जो यहां से निकल के आते हैं, 3 गोलमेज सम्मेलन से एक क्वेश्चन यूपीएससी या उत्तर प्रदेश या बीपीएससी में कंफर्म होता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन कंफर्म हो जाता है। इसलिए मैंने इसको एक अलग क्लास में कन्वर्ट कर दिया, एक अलग क्लास ले रहा हूं। चाहता तो मैं सीधे भारत छोड़ो आंदोलन फिनिश करता, लेकिन गोलमेज सम्मेलन को एक डिफरेंट क्लास में डेवलप करने के पीछे का एक ही मंशा है। मैसेज देना चाहता हूं आप तक कि गोलमेज सम्मेलन को 2 बार 3 बार पढ़ जाइए और मेरे नजरिए से पढ़िए। आप देखिए कि किन किन ने भाग लिया था तीनों सम्मेलनों में, तीनों में कॉमन कौन थे, तीनों में अनकॉमन कौन थे, क्या डिसीजन हुए, इन सम्मेलनों का क्या इंपैक्ट पड़ा, क्या आउटपुट निकला, इसका आउटपुट पे भी चर्चा करना है। कर लेते हैं। आधे घंटे की और क्लास होगी, मतलब आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं है क्योंकि टॉपिक ही छोटा है, तो 1 बाय 1 करके हम सारी बातों को चर्चा कर लेते हैं। सरोजिनी नायडू बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, याद रखिएगा, और गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली कैरेक्टर रही हैं। तो सरोजिनी नायडू का एक पॉइंट तो मैंने बता दिया कि इरविन और गांधी दोनों को 2 महात्मा, महान आत्मा करके संबोधित करने वाली सरोजिनी नायडू ही थी। पता नहीं क्यों उनको गांधी जी के साथ साथ इरविन भी महात्मा लगे। ये उनका अपना मामला रहा होगा। महिलाएं भावुक होती हैं, कब किनको महान घोषित करते हैं उनको खुद पता नहीं होता। तो जो सरोजिनी नायडू दिखी, उनको लगा कि ये दोनों महान आत्मा हैं क्योंकि आने वाले देश का भविष्य तय कर रहे हैं। सरोजिनी नायडू गजब गजब स्टेटमेंट दी है, इसलिए मैं कमेंट कर रहा हूं। सरोजिनी नायडू का एक स्टेटमेंट पढ़ा मैंने और मैंने सोचा कि यदि ये क्वेश्चन आ जाएगा तो 100% छात्र नहीं तो कम से कम 90% गलत कर देंगे। बताऊं क्या क्वेश्चन? बता देते हैं, चलिए, मेरा मन में आ रहा है। क्वेश्चन यह है कि सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा? जब भी कोई नारी किसी को कोई कमेंट देना तो बियॉन्ड द लिमिट सोचिएगा, उत्तर कभी भी लिमिट में नहीं होगा। उनकी महिमा अनंत है, वो अलग अलग दर्पण में अलग अलग दिखती हैं। हाँ, सरोजिनी नायडू ने किसको हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी कायदे आजम जिन्ना, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। चलो कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ, क्योंकि ये बड़ा गुदगुदाने वाला क्वेश्चन है। तो क्या कायदे आजम सोच रहे हो? जिन्ना? पागल हो, जिन्ना को क्यों बोलेगी वो यार? जिन्ना को वो क्यों बोलेगी? जिन्ना को क्यों बोलेगी बताओ? जिन्ना तो कट्टर मुसलमान, उसको तो मुस्लिम का अलग देश चाहिए था, पाकिस्तान चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से यही आंसर है। वो स्त्री है, वो कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती हो, उस पर तुम कुछ क्वेश्चन नहीं उठा सकते। हाँ, मान लो चुपचाप। सरोजिनी नायडू है एकमात्र ऐसी माता रानी जिन्होंने जिन्ना का मनोबल बढ़ाया कि उसके अंदर का अंतरात्मा जागे और उसमें जो ये मुस्लिम एक कम्युनिटी को लेकर चलने का भाव है, वो हिंदू मुस्लिम एकता का भाव जग जाए। स्त्री अलग देती हैं कमेंट, थोड़ा उनका बहुत सधा हुआ कमेंट होता है। तो कभी यदि आ जाए एग्जाम में कि सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत से कहा था, एक और बात मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं बोल ही देता हूं। कभी कभी जो नारी होती हैं वो जो कमेंट आपको देती हैं या तमगा आपको देती हैं, व्यंग में भी दे सकती हैं। क्या पता मूड में हो सरोजिनी नायडू जी और कह दिया हो
ताना मारने का अलग अलग तरीका होता है। कभी कभी पुरुष तो समझ ही नहीं पाता है कि ये कॉम्प्लीमेंट है कि कि व्यंग है। तो हमको ऐसा लगता है कि कॉम्प्लीमेंट तो नहीं ही होगा, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जगजाहिर थे कट्टर कम्युनल टाइप पर्सन, और उस पर्सन को गांधी जी को बोलती तो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, एग्जाम में भी नहीं आता। फिर गांधी जी तो जगजाहिर है कि हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे, लेकिन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, उनको कहा सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत। अच्छा, मैं बार बार ये कायदे आजम कर रहा हूं, तो ये कायदे आजम शब्द सबसे पहले किसने यूज किया, किसके लिए? महात्मा गांधी। देखो, जो महान लोग होते हैं, जैसे स्त्रियां महान है तो महात्मा गांधी भी बहुत महान है। महात्मा गांधी लोगों को प्यार से ऐसी बातें कह देते थे जो करेजा में एकदम भाला रंग घुस जाए, तीर रंग घुस जाए। अगला को पता भी नहीं चलता था कि गांधी जी उनका एक चरण ले लिए। ठीक है, तो गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कह के सम्मानित किया था। उनको सम्मान था या फिर क्या था, वो तो गांधी जी जाने। ये दो पॉइंट मैं बार बार इसलिए रिवाइज करा रहा हूं। देखो, इतिहास पढ़ने या पढ़ाने का मेरा ये इरादा नहीं है कि मैं तुमको इतिहासकार बना दूं, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा दुखी यदि किसी जीव से हूं धरती पर तो इन इतिहासकारों से हूं। क्यों? क्योंकि इन इतिहासकारों ने इतिहास को अपने एंगल से मरोड़ मरोड़ के अष्टावक्र इतिहास निर्मित कर रखा है। कंफ्यूज हो जाती है पब्लिक की पूर्वज हमारे कौन थे, कैसे थे, क्या थे। ठीक है, कोई सम्राट अशोक को पापी घोषित कर देता है तो औरंगजेब का महिमा मंडन कर देता है, तो कोई अकबर को महान बता देता है, तो कोई कह देता है, कौन कहता है अकबर महान था। तो वक्त वक्त पर इन इतिहासकारों की भावनाएं बदलती रही हैं और इनकी लेखनी भी कभी कभी स्वतंत्र नहीं रही है। तो हम सिर्फ तुमको इसलिए पढ़ा रहे हैं इतिहास, ताकि एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए तो तुम सही कर पाओ, ये उद्देश्य है मेरा। तो ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं जिसमें अच्छे अच्छे 30 मार खान कंफ्यूज हो कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा था। कोई ने कहा होगा, सरोजिनी नायडू ने कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? तो खुद महात्मा गांधी ने दी थी। दुलारे थे महात्मा गांधी से, भले वो खुन्नस खाता हो अली जिन्ना, लेकिन महात्मा गांधी उनको बड़ा दुलार करते थे। गांधी के लिए वो दुलारे थे, जैसे नेहरू थे वैसे जिन्ना थे। गांधी को किसी से कोई बैर भाव नहीं था, वो बहुत ही पॉलिटिकल आदमी थे। पॉलिटिकल लोगों का किसी से कभी कोई बैर नहीं होता। और पॉलिटिकल होने पे भी लोग सफल हो पाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, आप भी बिल्कुल पॉलिटिकल बनने की कोशिश करना। जो आप पर्सनल बने रहते हो, पर्सनल ही पॉलिटिकल होना चाहिए। ठीक है, अगले मुद्दे पे आते हैं। अगला मुद्दा हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था? लंदन में। कौन सी बिल्डिंग थी? सेंट जेम्स पैलेस। जेम्स बड़ा प्यारा चॉकलेट होता है, बड़ा, बचपन में आप भी खाए होंगे। सेंट जेम्स पैलेस। और उस पैलेस में जो ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ, किससे प्रेरित होकर हुआ था, यानी किसका इंस्ट्रक्शन था? साइमन कमीशन के सुझाव पे ये गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसने उद्घाटन किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का? होता है ना, वो जब भी कोई ऐसा बड़ा ऑर्गेनाइज किया जाता है सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस, तो उसका जो उद्घाटन होता है उसमें कोई बड़े आदमी आते हैं उद्घाटन करने। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किन्होंने किया था? जॉर्ज पंचम ने किया था। यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो जॉर्ज पंचम ने किया था। याद रखिएगा जॉर्ज पंचम का नाम। 3 बातें हैं। कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 को हुआ था। सम्मेलन आयोजित कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को हुआ था। इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज करने का
कहां से मिला था इंस्ट्रक्शन, यानी कि किसने सुझाव दिया था, प्रस्ताव दिया था? तो सुझाव दिया था सम्मेलन को शुरू करने का किसने? साइमन कमीशन के द्वारा। और जब सम्मेलन आयोजित हुआ तो कहां हुआ? सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित हुआ। उस समय भारत में वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। इसका उद्घाटन किन्होंने किया था? तो उस समय जो ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज पंचम ने किया था। और अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मैंने पहले ही बता दिया कि कांग्रेस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं थी। तो कौन थे शामिल भारत की तरफ से? ठीक है, कितने लोग थे ब्रिटेन से? तो 57 लोग थे ब्रिटिश भारत के। इसमें टोटल कितने मेंबर थे? 89 मेंबर शामिल हुए थे। टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर था शामिल होने वाला वो 89 थे। भारत की तरफ से कितने शामिल हुए थे? 16 शामिल हुए थे। और भारतीय देशी रियासत की तरफ से 16 शामिल हुए थे। और 16 प्रतिनिधि जो थे ब्रिटेन के प्रमुख राजनीतिक दलों के संसद सदस्य थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन से कौन कौन सा पॉइंट क्वेश्चन की तरह बन के आ सकता है, यह जान लीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 3 उदारवादी नेता शामिल हुए थे। एक तेज बहादुर सप्रू शामिल हुए थे, लिख लीजिएगा कहीं पर। फिर श्रीनिवास शास्त्री थे, CY चिंतामणि थे। तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, CY चिंतामणि, ये उदारवादी नेता थे कांग्रेस के जो उसमें शामिल हुए थे। इसके अलावा हिंदू महासभा से BS मुंजे शामिल हुए थे, डॉक्टर RM जयकर शामिल हुए थे हिंदू महासभा से। और मुस्लिम लीग की तरफ से, मुस्लिम लीग से तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जिन्ना शामिल हुए थे, सप्रू जी शामिल हुए थे, तेज बहादुर सप्रू जो गांधी इरविन समझौता में भी थे। तो सप्रू शामिल हुए थे, जिन्ना शामिल हुए थे। ये सब इंपॉर्टेंट नाम है, जिन्ना और सप्रू इंपॉर्टेंट नाम है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुस्लिम लीग तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना थे। कांग्रेस की तरफ से नहीं गए थे सप्रू, सप्रू बस एक लिबरल लीडर के रूप में गए थे, उदारवादी नेता के रूप में। कांग्रेस तो अपना प्रतिनिधि भेजा ही नहीं था, बाहर से, कांग्रेस के बाहर से गए थे तेज बहादुर सप्रू। श्रीनिवास शास्त्री, CY चिंतामणि कांग्रेस का प्रतिनिधि बन के नहीं गए थे, बस एम ही पहुंच गए थे। मोहम्मद अली जौहर भी थे, सर आगा खां भी थे, मोहम्मद सफी मोहम्मद जफरुल्लाह भी थे। तो मोहम्मद मतलब मुस्लिम लीग से कम 5 से अधिक नेता शामिल हुए थे, जिसमें जिन्ना भी थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस, क्योंकि प्रधानमंत्री और किंग दोनों आ रहे हैं उसके इनॉग्रेशन के लिए। इनॉग्रल सेशन में जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, जॉर्ज पंचम खुद कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड है। तो इट वाज नॉट अ सिंपल कॉन्फ्रेंस ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट था ये। बट कांग्रेस ने बैकआउट किया बिकॉज स्वाधीन अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो स्वाधीन अवज्ञा आंदोलन के कारण कांग्रेस इसमें शामिल हुई नहीं। लेकिन जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ नेक्स्ट ईयर, तो फिर तैयार हुए गांधी और कांग्रेस की, ठीक है हम जाएंगे, शामिल होंगे। अच्छा, दलितों की तरफ से भीमराव अंबेडकर ने प्रतिनिधित्व किया था। व्यापारियों की तरफ से होमी मोदी नाम के व्यापारी, गुजराती व्यापारी शामिल हुए थे। आंग्ल भारतीय ईसाई की तरफ से, यानी भारत के क्रिश्चियन का प्रतिनिधित्व किया था केटी पॉल ने। और सिखों की तरफ से सरदार संपूर्ण सिंह। नाम को एक बार ध्यान रखना, क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया था? किसी ने नहीं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दलितों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भीमराव अंबेडकर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी या नहीं हुई थी? हुई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। मुस्लिम लीग की तरफ से कौन शामिल हुए थे? जिन्ना, सर आगा खां, ठीक है।
इसके अलावा अली जौहर सब शामिल हुए थे। 6 प्रतिनिधि थे मुस्लिम लीग की तरफ से। पंजाबियों सिखों की तरफ से संपूर्ण सिंह, डॉक्टर सरदार संपूर्ण सिंह वो शामिल हुए थे। व्यापारियों की तरफ से होमी मोदी शामिल हुए थे और भारतीय ईसाइयों की तरफ से केटी पॉल शामिल हुए थे। देसी रियासत में प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मैसूर, ग्वालियर, बड़ौदा, भोपाल, पटियाला, बीकानेर, वही गंगा सिंह बीकानेर महाराज तो तीनों में पहुंच गए थे, वहीं रहते होंगे पास में। अलवर, अलवर भी था, अलवर के राजा भी थे। पटियाला, भोपाल, बड़ौदा, ग्वालियर, मैसूर ये सब शामिल हुए थे। जॉर्ज पंचम ने इस उद्घाटन सेशन में एक स्टेटमेंट दिया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अल्पसंख्यकों की सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान देगी। ऐसा क्यों कहा? देखो, मुस्लिम भी अल्पसंख्यक के रूप में आए थे, दलित भी, सिख भी, ज्यादातर इसमें अल्पसंख्यक ही ने ही रिप्रेजेंट किया था। तो जॉर्ज पंचम का स्पीच भी माइनॉरिटी फोकस्ड रहा था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो स्पीच था वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव स्पीच था, जिन्होंने ब्रिटेन के प्रतिनिधियों को दलितों के लिए सोचने का मौका दिया। इसी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ही डिमांड किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, 3 नाम याद रखना, अंबेडकर, सप्रू, जिन्ना, ये तीनों मौजूद थे, बड़े लोग थे, बड़े नेता थे। अंबेडकर ने यहां डिमांड किया था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित। मुसलमानों ने, जिन्ना ने तो पहले से ही जिन्ना के 14 सूत्री मांगों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी, तो जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग ही रख दी कि हमें भी चाहिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। और जिन्ना तो बहुत सारा रेशियो की बात कर रहे थे कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव में 1/3 करो, तो प्रांतों में भी 1/3 करो, कई तरीके की बात जिन्ना मांग ही रहे थे 14 सूत्री। लेकिन जिन्ना की 14 सूत्री योजना और अंबेडकर के दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और सप्रू के द्वारा डोमिनियन स्टेट का डिमांड, इन बातों पर कोई एक मत नहीं बन पाई। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज थी कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। कंफ्यूजन खुद ही था ब्रिटिश गवर्नमेंट में। ब्रिटिश जो थे प्रतिनिधि वो एक मत नहीं थे इस बात के लिए कि क्या किया जाए। तो कुल मिलाकर के फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो रहा वो सक्सेसफुल नहीं रहा, कोई नतीजा नहीं निकला, कोई सर्वमान्य नतीजा नहीं निकला। ब्रिटिश सरकार ने सिर्फ 2 डिसीजन लिया कि ठीक है, अखिल भारतीय संघ का निर्माण करेंगे, एक इंडियन यूनियन फ्रेम करेंगे, साथ ही साथ एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार गठित करेंगे। यानी कोई डिसीजन, परफेक्ट डिसीजन नहीं निकला जो ब्रिटिश ने सोचा था। जो साइमन कमीशन का रिपोर्ट था, बस उसी रिपोर्ट को दोहरा दिया गया। ये लोग ऐसे ही गए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह, अपना अपना राग अलाप के आ गए और इनकी भी कुछ सुनी नहीं गई। आप एक किताब पढ़ते होंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, बिपिन चंद्र का, बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल कहते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन इसलिए फेल हुआ क्योंकि इसमें कांग्रेस नहीं आई थी। उस समय कांग्रेस पूरे भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में, सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी के रूप में स्टैब्लिश हो चुकी थी और कांग्रेस के बिना भारतीय मामलों से संबंधित कोई भी सम्मेलन वैसे ही था जैसे राम के बिना रामलीला का प्रदर्शन। यह बिपिन चंद्रा का स्टेटमेंट है साहब। अच्छे इतिहासकार हैं, मजे इतिहासकार हैं, और बिपिन चंद्रा का यह स्टेटमेंट गलत नहीं है। गांधी एब्सेंट थे, पूरा कांग्रेस एब्सेंट था, तो सिर्फ जो उभरती हुई छोटी छोटी पार्टियां थी उन पार्टियों के साथ बैठ के राउंड टेबल का डिसीजन यदि ले लेती ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो भी उसके डिसीजन को इंडियन एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसीलिए तो बिपिन चंद्र ये लिखते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस के बिना ठीक वैसी ही थी जैसे राम के बिना रामलीला। बड़ा मजेदार स्टेटमेंट है ना, याद रखिएगा, कभी पूछ ना दे आपसे कि ये किसका स्टेटमेंट है। हालांकि ये इतिहासकार हैं प्रोफेसर बिपिन चंद्र, इनका स्टेटमेंट है, तो ये कोई क्रांतिकारी थे नहीं कि एग्जाम में पूछेगा।
बट यदि आप मुख्य परीक्षा का उत्तर लिखते हैं और उसमें गोलमेज सम्मेलन का जिक्र करते हैं तो वहां पे इसको कोट कर सकते हैं कि प्रोफेसर बिपिन चंद्रा ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में कहा था कि कांग्रेस के बिना प्रथम गोलमेज सम्मेलन वैसे ही था जैसे बिना राम के रामलीला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ। मैं बता दूं कि पहले गोलमेज सम्मेलन और दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बीच में वो गांधी इरविन पैक्ट है। जी हां, वही गांधी इरविन पैक्ट जिसमें गांधी को इरविन ने इस बात पे राजी कर लिया कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दे, और दूसरी तरफ इरविन भी इस बात पे राजी हुआ कि इस आंदोलन के दौरान जिसको भी पॉलिटिकली राजनीतिक कैदी के रूप में पकड़ा गया है, जिस पर कोई हत्या का मुकदमा या हिंसा का मुकदमा नहीं है, उनको हम छोड़ देंगे और जो संपत्ति कुर्की की गई है, जब्त की गई है, वो लौटा देंगे। ब्रिटिश टाइम पे भी ये कल्चर बहुत ज्यादा था कि जैसे किसी पे कोई आरोप साबित हुआ या किसी ने कोई अपराध किया है तो उसकी संपत्ति जब्त कर लो या बुलडोजर लेके उसका घर गिरा दो। ये ब्रिटिश टाइम में भी बड़ा सरेआम होता था, आजकल भी होता है लेकिन आजकल थोड़ा कम होता है। तो चीजों पे ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश टाइम से तुलना नहीं कर रहा हूं, बस बता रहा हूं कि कोर्ट कचहरी जो करेगी बाद में करेगी, पहले ये देख लिया जाए कि जो अपराधी है उसने यदि अतिक्रमण किया है तो पहले बुलडोजर से उसका घर गिरा दिया जाए। आजकल ट्रेंड में है, इसलिए मैंने थोड़ा मजे लिए। अगले पॉइंट पे बात करता हूं। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है गांधी इरविन पैक्ट से कि गांधी जी ने किस अधिवेशन के दौरान ये कहा था कि गांधी मर सकते हैं, गांधीवाद नहीं। बहुत टसन में बोले होंगे ना, जब कोई आदमी खुद कहे कि गांधी खुद कह रहे हैं कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं, तो ये संदर्भ भी बहुत महत्वपूर्ण है और गांधी दुखी हुए होंगे तभी ये बात उन्होंने कही होगी। दरअसल गांधी कराची अधिवेशन में जा रहे थे, गांधी इरविन पैक्ट के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के बाद गांधी कराची अधिवेशन में शामिल होने के लिए कराची जा रहे थे। तो रास्ते में बहुत पुरजोर विरोध देख करके गांधी पत्रकारों से यह स्टेटमेंट कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। इसके पीछे उनका जो व्यंग्यात्मक तथ्य था वो ये था कि वो गांधीवाद से समझौता नहीं कर सकते, यानी वो अहिंसा और सत्य के पुजारी हैं, तो जहां हिंसा हुआ होगा उस हिंसा वाली घटना में वो खुद को शामिल नहीं कर सकते। शायद यही इरादा रहा होगा, जो मेरी छोटी सी समझ है। और विरोध जो हुआ था भगत सिंह को फांसी होने के कारण हुआ था और गांधी जी उसमें कुछ कर नहीं पाए, जिसके कारण बहुत भयानक विरोध हुआ था, तो संभवतः संदर्भ वही है। चलिए अब अगले मुद्दे पे आते हैं, दूसरे गोलमेज सम्मेलन की तरफ चलते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो देख लिए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई 1931 में, 7 सितंबर 1931 को। तारीख थी 7 सितंबर 1931 की। स्थान था सेम जो पहले था, सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। अध्यक्ष भी वही थे, रैमजे मैकडोनाल्ड। और इसमें जॉर्ज पंचम नहीं आए थे, पहली बार भले जॉर्ज पंचम आए थे इनॉग्रल सेशन में, इसमें जॉर्ज पंचम नहीं आए थे। वायसराय भी बदल चुके थे, इरविन का कार्यकाल समाप्त हो गया था और नए वायसराय आए थे और उनका नाम था लॉर्ड वेलिंगटन। गांधी जी आपको यहां पे दिख रहे होंगे, ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन की तस्वीर है। गांधी जी की बगल में यहां पे देख रहे होंगे ये मदन मोहन मालवीय जी हैं। पूरा टेबल नहीं दिख रहा है, इस टेबल में एनी बेसेंट भी होंगी कहीं, और
इसी टेबल में कहीं ना कहीं सरोजिनी नायडू भी गई थी, वो भी होंगी। कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मुख्य प्रतिनिधि गांधी ही बने थे। गांधी को ही कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। लेकिन कुल टोटल 31 प्रतिनिधि, मतलब 31 नेता भारत से शामिल हुए थे गोलमेज सम्मेलन में। राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में मदन मोहन मालवीय शामिल हुए थे, सरोजिनी नायडू शामिल हुई थी, मीराबेन भी शामिल हुई थी। गांधी अकेले नहीं गए थे, गांधी की पूरी फौज, पूरी टीम वहां पर शामिल हुई थी। तो मीराबेन भी थी और एनी बेसेंट भी थी। सरोजिनी नायडू, मीराबेन और एनी बेसेंट ये भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, ये मुस्लिम लीग की तरफ से थे। दलितों की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर शामिल हुए थे और घनश्याम दास बिरला फिक्की की तरफ से शामिल हुए थे। फिक्की जो है वो व्यापारियों का संगठन था और उसकी तरफ से घनश्याम दास बिरला शामिल हुए थे। देवदास गांधी भी गए थे, महादेव देसाई भी थे। तो कुल मिलाकर के टोटल 31 भारतीय नेता इसमें शामिल हुए थे। और यह दूसरा गोलमेज सम्मेलन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सम्मेलन है और इस सम्मेलन में भाग लेने वाले जो प्रतिनिधि हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। कौन कौन थे? सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को, चला था ये 1 दिसंबर 1931 तक। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। महात्मा गांधी 29 अगस्त 1931 को एसएस राजपुताना नाम के जहाज से, एसएस राजपुताना नाम के जहाज से चले थे। 12 सितंबर 1931 को वो पहुंचे थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर को शुरू हो गया था। गांधी जी लेट से पहुंचे थे 12 सितंबर को। रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी। पहले की भी अध्यक्षता उन्होंने ही की थी, दूसरे की भी अध्यक्षता इन्होंने ही की। और इस सम्मेलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड विलिंगटन थे और भारत के गृह सचिव सैमुअल हॉक ये भी शामिल हुए थे। सैमुअल हॉक भी शामिल हुए थे। ऐसे कुछ किताबों में सैमुअल होवर लिखा है, सैमुअल होवर, तो नाम में क्या रखा है और ये उतना महत्वपूर्ण नाम नहीं है, सैमुअल हॉक या सैमुअल होवर। ये जो सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन का मेन मुद्दा था वो जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग पर डटे थे जिन्ना और पृथक निर्वाचन की मांग पर डटे हुए थे अंबेडकर। तो सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण यह पूरा सम्मेलन जो है विफल हो गया। पहला भी विफल रहा, कोई डिसीजन नहीं निकला, दूसरा भी विफल हो गया। विफल होने का मेन कारण यह था कि गांधी जी और कांग्रेस तैयार नहीं हुए ब्रिटिश के एक भी डिसीजन पर। यहां जो मैं लिखा हुआ दिखा रहा हूं आपको कि एनी बेसेंट ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था, इसको आप थोड़ा काट लीजिएगा, इसको सही कर लीजिए कि भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व सरोजिनी नायडू ने किया था और मीराबेन और श्रीमती एनी बेसेंट ये दो महिला जो थी वो भी उसमें शामिल हुई थी। तो भारतीय महिला का प्रतिनिधित्व कोई भारतीय महिला ही करेगी ना साहब, कि आयरिश महिला करेंगी या विदेश से आई हुई महिला करेंगी। तो जो मीराबेन थी या फिर एनी बेसेंट थी, ये भारतीय महिला नहीं थी। भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू ने प्रतिनिधित्व किया था। ये दोनों बस साथ में थी। गांधी की फौज में शामिल मीराबेन और एनी बेसेंट तो खैर कांग्रेस की तरफ से थी। घनश्याम दास बिरला का नाम याद रखिएगा, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन कांग्रेस के प्रतिनिधियों के अलावा और कौन शामिल हुए थे, ये जानना जरूरी है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के इन प्रतिनिधियों के अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो थे ही थे, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा
गंगा सिंह जो बीकानेर से थे वो भी कंटिन्यू थे, शामिल थे इसमें। क्या डिसीजन क्या हुआ याद रखिएगा, जो मैं अब डिस्कस कर रहा हूं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सबसे ज्यादा बहस इस बात पे हुआ कि भारतीय संघ और अल्पसंख्यक, इनकी क्या स्थिति होगी, क्या इनको अधिकार मिलेंगे, इस बात पर हुआ। और वहां एक बात की और लड़ाई हो गई। गांधी इस बात की वकालत करते रहे कि कांग्रेस जो है वह प्रतिनिधित्व करती है पूरे राष्ट्र का, और अंबेडकर और जिन्ना और बाकी जो लोग थे वो इस बात पे गांधी के समर्थन में नहीं थे। अंबेडकर का मानना था कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपने सवर्णों का प्रतिनिधित्व करती है। जिन्ना का मानना था कि कांग्रेस जो है केवल हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है। गांधी इस बात पे अड़े थे कि नहीं, गांधी इस बात पे थे कि कांग्रेस पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। यही कारण था ये आपस में लड़ मड़े और अंग्रेज किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचे। ठीक, तो सांप्रदायिक प्रश्नों पर ये फेल हो गया दूसरा गोलमेज सम्मेलन, क्योंकि गांधी सांप्रदायिक वर्ग के किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग की तरफ से आगा खां, सिखों की तरफ से जो संपूर्ण आनंद सिंह थे, संपूर्ण सिंह, और डॉक्टर अंबेडकर जो दलितों की तरफ से थे, ये सब अपनी अपनी जो जिसकी लीडरशिप कर रहे थे उनकी वकालत में लगे थे, और गांधी पूर्णतः पूरे राष्ट्र को लेकर चलने का दावा कर रहे थे। नतीजा यह हुआ कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन गांधी बनाम अदर हो गया था। एक तरफ गांधी जिद्दी इंसान, वो कुछ सुनने को राजी नहीं थे। दूसरी तरफ सब एक साथ हो गए थे, मुस्लिम लीग भी, दलितों के गुट भी और सिखों के गुट भी, सब एक साथ हो गए थे। इसका एक असर यह पड़ा कि एक तरीके से ब्रिटिश ने इन लोगों को ज्यादा सपोर्ट कर दिया जो बाकी थे। नतीजा यह हुआ कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल ही नहीं हुई, विरोध कर दी। ये लोग सब शामिल हुए और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में डिसीजन भी ले लिया गया। और सांप्रदायिक पंचायत जो तुम देखते हो, सेपरेट इलेक्टोरेट जो आप देखते हो, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ही असर है। और भी ज्यादा असर होता यदि गांधी और अंबेडकर के बीच वो पूना पैक्ट नहीं हुआ होता। यरवदा जेल में गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए और दबाव बनाया अंबेडकर को मिलने के लिए। भीमराव रामजी अंबेडकर पर कांग्रेस के सब दिग्गज, एक से एक दिग्गज, दबाव बनाने लगे कि वो आए और गांधी से बात करें, गांधी के साथ जो गांधी कह रहे हैं उसको सुने। और जब एक बार ये सुनने गए तो गांधी को आता था अपनी बात मनवाना, और अंबेडकर को मानना पड़ा गांधी जी की बात, जिसके कारण अंबेडकर ने जो दलितों के लिए अलग सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी उसको वापस ले लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। हालांकि आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए गांधी राजी हो गए, यानी एक कॉम्प्रोमाइज, बीच का रास्ता निकाला गया, नहीं तो बड़ी बुरी हालत होती और देश 3 टुकड़े में बंटता। यानी राष्ट्र के निर्माण में गांधी का योगदान इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद और पूना पैक्ट के बाद दिखता है। आप स्पष्टतः उसको समझ पाएंगे जब आप ठीक से पढ़ेंगे, तो इसको सिर्फ गांधी के एक जिद के रूप में नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए, ये हम डिस्कस कर रहे थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद अब हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से कुछ स्पेशल क्वेश्चंस यदि बनता हो तो उस पर बात करेंगे। जैसे एक पॉइंट बनता है कि सम्मेलन तो विफल हुआ, सम्मेलन में भारतीयों को आपस में लड़ता देखकर अंग्रेज बड़े खुश हुए। रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारत के लिए एक योजना रखी इस सम्मेलन के बाद, और उसने जो अंग्रेजों ने चाहा वही लागू करने की कोशिश की। और गांधी तो बीच सम्मेलन को छोड़ के, यानी 1 दिसंबर को ही वहां से बे सेंटियाना नाम के इटली के एक जहाज पर बैठकर 28 दिसंबर 1931 को भारत लौट गए थे राजपुताना जहाज से, राजपूत जहाज से, और आए बे सेंटियाना इटालियन जहाज से।
जब गांधी आए थे बॉम्बे के डॉकयार्ड पे, वो बेसंटियाना जहाज लगा तो स्वागत के लिए आधा भारत उमड़ पड़ा था वहां पे। लेकिन गांधी ने वहां कहा, मैं भारत खाली तो जरूर लौटा हूं, पर मैं अपने देश की इज्जत को बट्टा पर नहीं लगने दिया। यह गांधी जी का स्टेटमेंट था कि उन्होंने दबाव बनाया, हमारे अपनों ने दबाव बनाया कि हम उनके अंग्रेजों की मान लें, लेकिन मैं खाली लौटा, फेल हो गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लेकिन मैंने देश की इज्जत को बाट नहीं लगने दी। गांधी मजे हुए पॉलिटिशियन थे और उन्होंने अच्छे से हैंडल किया, चाहे सारी कायनात अगेंस्ट क्यों ना हो जाए। गांधी का मानना था, यदि मुझे कुछ सत्य लग रहा है और उस सत्य को मैं समझ चुका हूं कि सत्य है, तो मैं उस पर अडिग रहूंगा। गांधी बंटना नहीं चाहते थे, ना बांटना चाहते थे। गांधी सबको एक साथ लेके एक राष्ट्र की कल्पना कर रहे थे। राष्ट्रपिता शब्द पर जब कोई कंफ्यूजन होना, ठीक है, हो सकता है कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा क्यों दे दिया गया। यूं ही नहीं मिल गया राष्ट्रपिता का दर्जा। इनके जितने भी एक्टिविटीज हैं उन सबको जज करोगे तो आपको लगेगा कि इनका कंट्रीब्यूशन नो डाउट बहुत ही श्रेष्ठतम कंट्रीब्यूशन है। डिसीजन मेकिंग में गांधी नंबर 1 थे। जिस तरह का दबाव राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी पर था, गांधी की जगह कोई और होते तो झुक गए होते, मान लिया होता, चिढ़ गए होते, लेकिन गांधी नहीं झुके, ना डिगे, ना ही कॉम्प्रोमाइज किया, ना ही कांग्रेस की तरफ से साइन किया, ना किसी को करने दिया। ठीक है, सबको लौटा लाए। अंबेडकर और जिन्ना और आगा खां और सब दुखी रह गए कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे वाली सिस्टम, ऐसा फेल करवा दिए सिस्टम पूरा। अंग्रेज का बड़ा फायदा हुआ इस लड़ाई से। अंग्रेज ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद कोशिश की कि नेशनलिज्म की जिस फीलिंग को गांधी उबारना चाहते हैं उसको दबाना चाहिए। तो लॉर्ड विलिंगटन ने राष्ट्रीयता की भावना को दबाने के लिए, नेशनलिज्म की फीलिंग को दबाने के लिए और ब्रिटिश एम्पायर को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, खान अब्दुल गफ्फार खान, गांधी सबको जेल में डाल दिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद सबको जेल में डाल दिया, क्योंकि उनको डर था अंग्रेजों को कि ये चिढ़ के लौटा है, काली हाथ लौटे हैं, तो हो सकता है कि आंदोलन फिर से शुरू कर दे और इस बार उग्र आंदोलन कर दे। नतीजा वही हुआ, इनको जेल में डालने के बाद भी आंदोलन फिर से शुरू हो गया। हालांकि असामाजिक तत्वों और क्रिमिनलों और भारे के गुंडों की मदद से अलग अलग जगहों पर विलिंगटन ने दमनात्मक कार्रवाई शुरू की, लोगों को परेशान करना शुरू किया, जो भी नेता बन रहे थे उनको पिटवाना शुरू किया, मरवाना शुरू किया, हत्याओं का दौर शुरू हुआ। गांधी जी ने विलिंगटन से रिक्वेस्ट की कि आप ये दमन चक्र रोक दो, आप जो अत्याचार कर रहे हो रोक दो, नहीं तो हम जेल में आमरण अनशन करेंगे। धमकी दिया गांधी जी ने आंदोलन का, और विलिंगटन पे ऊपर से दबाव था। विलिंगटन ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को ही पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधि बताया था, इसलिए कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया विलिंगटन ने। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि किस भाई सराय ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित किया, तो लॉर्ड विलिंगटन था। गांधी ने जब देखा कि कांग्रेस गैर कानूनी संस्था घोषित हो चुकी है, तो जेल से गांधी जी ने आह्वान किया व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन चलाने की, कि एक पार्टी के अधीन नहीं बल्कि हर व्यक्ति अपना अपना खुद का व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाओ। तो व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेज ने, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कर दी, और सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा होते ही जो मुस्लिम थे उनका पार्टिसिपेशन कम हो गया, हरिजन थे तो हरिजन का भी पार्टिसिपेशन कम हो गया। तो गांधी जी को लगा कि पहले हम अपनों को जोड़ते हैं, आंदोलन बाद में करेंगे। तो अगला फोकस गांधी जी ने जो हरिजन कम्युनिटी थी उनको अपने साथ लाने के लिए गांधी जी ने यरवदा जेल में ही अनशन शुरू किया, और फिर गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को एक पैक्ट हुआ
उसी पैक्ट को कहते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में इस बात के लिए निर्णय हो गया कि दलितों के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी, लेकिन दलित सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मांगेंगे। खैर, जो भी हुआ, तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में 17 नवंबर को आयोजित किया गया। तो जो तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच का यह कॉन्फ्रेंस, इसमें 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय कांग्रेस तो पहले ही मना कर चुकी थी, तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, लेकिन जिन्ना ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। याद रखना, तीसरे सम्मेलन में जिन्ना ने हिस्सा नहीं लिया। अंबेडकर मौजूद रहे, बीकानेर के बीकानेर महाराज गंगा सिंह मौजूद रहे, और तीसरा जो सम्मेलन था उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। यानी तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थे बस ऐसे ही निकल लिए, कोई खास इसका इंपैक्ट तो नहीं हो पाया। लेकिन इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के कारण ही सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट आ गया, सांप्रदायिक पंचायत रैमजे मैकडोनाल्ड ने प्रस्तावित कर दिया, और इससे रैमजे मैकडोनाल्ड को इतना तो क्लियर हो गया कि भारत में नेताओं में यूनिटी नहीं है, एकजुटता नहीं है, और उसी कारण से उन्होंने पूरी कोशिश की भारत को और ज्यादा फूट डालो और शासन करो के तर्ज पे तोड़ने फोड़ने की, और जिसका परिणाम आगे चलकर पार्टीशन, विभाजन में दिखा। तो यह था गोलमेज सम्मेलन। उम्मीद करता हूं कि गोलमेज सम्मेलन से काफी कुछ फैक्ट आपको याद रहेगा। एक दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इससे आने का चांस है, तो जरूर आप इसको ध्यान रखिएगा। कई फैक्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए इसमें। चलिए, इतना ही है आज की क्लास। अगली क्लास लेके आता हूं जिसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा भारत छोड़ो आंदोलन और विभाजन, पार्टीशन। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।